यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 मतगणना पर जीवंत परिचर्चा। नमस्कार। विशेष चुनाव बुलेटिन के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस परिचर्चा कर रहे स्टूडियो में। आज के मतगणना के परिणाम और इनके रुझान, इनके मुद्दों पर चर्चा के लिए हैं स्टूडियो में उपस्थित श्री गणेश रेड्डी जी, निदेशक सिटीजन फाउंडेशन, और श्री सुधीर पाल, निदेशक मंथन, रांची। गणेश जी, सुधीर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं संचालन में कुंदन वर्मा जी। धन्यवाद आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। तो आप दोनों से, जैसा हम रुझान में देख रहे हैं, भाजपा और आजसू की कुल मिलाकर 26 सीटें हैं और जेएमएम, कांग्रेस, राजद की कुल मिलाकर 50 से ऊपर चली गई हैं 50 सीटें। इस रुझान पर सुधीर जी, आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है कि ये एकदम प्रारंभिक रुझान इनको माना जाना चाहिए। जी। और जहां ऑन एवरेज 15 राउंड 17 राउंड के बाद ही किसी कंक्लूसिव ये पर आप पहुंच पाएंगे। अभी मुश्किल से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड की मतगणना ज़्यादातर जगहों पर हुई है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रेंड बताने के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है और उनकी जो सहयोगी दल हैं वो कमोबेश ज़्यादातर जगहों पर आगे दिख रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है कि अप्रत्याशित भी नहीं है। जो लोग चुनाव अभियान को देख रहे होंगे, चुनाव को नज़दीक से देख रहे होंगे, उनको पता है कि झारखंड में इंडिया अलायंस के प्रति एक उत्साह का माहौल मतदाताओं में बना हुआ है। लेकिन इसका कतई आशय ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैच एक तरफा है। अभी जैसे जैसे दिन गुजरेगा मुझे लगता है कि ये मैच थोड़ा और रोमांचक होने की गुंजाइश है। जी जी जी। और जैसा कि हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन या कहें भाजपा, उसकी पकड़ मजबूत है। जी। तो ये शहरी क्षेत्रों में उसकी पकड़ जो मजबूत है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सुधीर जी, फिर गणेश जी आपके पास भी आऊंगी। मुझे लगता है कि अगर कोर वोट बैंक देखेंगे बीजेपी और उनके सहयोगियों का, तो निश्चित तौर पर एक माइंडसेट बना है, या उनके जो कोर कंस्टिट्यूएंट हैं, जो उनके जनाधार वाले क्षेत्र हैं, वो थोड़ा पेरी अर्बन और अर्बन ये थोड़ा ज़्यादा है। और झारखंड की अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखें तो वो एक ढंग से कहा जाए तो एक अलग मिजाज का झारखंड है। और उस मिजाज में जेएमएम माफ़ करेंगे, उस मिजाज में बीजेपी अपने को कई बार ढाल पाने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है। इसलिए आप देखेंगे कि 2019 के चुनाव में कोल्हान में बीजेपी साफ थी, संताल जैसे इलाकों में केवल 4 सीटों पर सिमटी। तो इसका बड़ा कारण ये है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, या बीजेपी का जो जिन सवालों को लेकर लोगों के पास जाती है, उन सवालों से शायद यहाँ के जो वोटर हैं उनको लगता है कि ये उनके लिए उतने महत्वपूर्ण सवाल नहीं हैं जितने महत्वपूर्ण सवाल यहाँ के जल जंगल ज़मीन का सवाल है। और उस मुद्दे पर चूंकि बात नहीं हो पाती है, हो सकता है रणनीतिक तौर पर उनकी बातें नहीं होती हों। और एक जो कहा जाए कि कम से कम आदिवासी वाली जो सीटें हैं, 28 सीटें जी, उन सीटों पर एक नकारात्मक या नैरेटिव एक बना हुआ है कि बीजेपी जो है जमीन, आदिवासियों के जमीन के प्रति जो है सकारात्मक रुख नहीं रखती है, बचाने के प्रति जंगल पर अधिकार नहीं देना चाहती है, लैंड एलियनेशन को बढ़ावा देना चाहती है। इस टाइप से कई एक नैरेटिव बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी इन इलाकों में झिझक है बीजेपी के साथ जाने में। जी, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा एक अपडेट कर देता हूँ। चकरदरपुर से जेएमएम के सुखराम उरांव आगे चल रहे हैं। इधर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस आगे है, बीजेपी की गीता कोड़ा पीछे चल रही है। सबसे दिलचस्प है कि सरायकेला से चंपई सोरेन जी पीछे चल रहे हैं। जी, क्या कहेंगे सुधीर जी? देखिए, सरायकेला पिछले 20-25 सालों से अगर आप देखें तो वो खासकर जेएमएम का एक गढ़ रहा है। और कई बार होता है कि अचानक अंतिम समय में जब आप फेंस बदलते हैं, टीम बदलते हैं,
तो मतदाता अपने को उस हिसाब से अपने को बदल नहीं पाता है। आप तो राजनीतिक कारणों से अपनी जगह बदल लेते हैं जी। लेकिन मतदाताओं को लगता है कि जिस पार्टी के प्रति हमारी लॉयल्टी या जिस पार्टी के साथ हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव है, उस पार्टी को अचानक से छोड़ के फेंस बदलना, तो ये दिक्कत वहाँ पर चंपैदा को हो रही है। लेकिन बावजूद इसके चंपैदा एक आंदोलनकारी रहे हैं और अच्छे जनाधार वाले नेता हैं, और मुझे लगता है कि हो सकता है स्थिति थोड़ी बदल जाए। जी, आप दोनों को झारखंड के ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करने का अनुभव रहा है, लंबा अनुभव रहा है। गणेश रेड्डी जी से मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ जो मुद्दे रहे, जिन मुद्दों पर मतदान हुआ, इसके अलावा आप लोगों ने जैसे देखा है दूर दराज के इलाकों में भी कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए थे जो छूट गए? सुधीर जी। मुझे लगता है कि ईमानदारी से बात हम लोग करें तो ये पूरा चुनाव जिसको कहा जाए कि जन आकांक्षाओं पर या जन मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। ये पूरा का पूरा चुनाव भावनात्मक मुद्दों को उछाल कर ही लड़ा गया। अगर आप जो पार्टी सत्ता में रही 5 साल, तो उनका यूएसपी अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री मैया योजना और अबू आवास योजना, निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहते हैं कि इन दोनों योजनाओं का महत्व कम है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोर इश्यूज की बात हम करते हैं, तो उस इशू पर मेरी व्यक्तिगत विचार है कि झारखंड की जो सरकार रही बहुत पॉपुलर सरकार रही, और लोग फिर से जो रुझान देखने को मिल रहा है उस सरकार के प्रति है। लेकिन व्यक्तिगत मान्यता ये है कि कोर इश्यूज पर इस सरकार ने काम नहीं किया। जी जी। चाहे वो जंगल का सवाल हो, पूरे 5 साल में इतने महत्वपूर्ण जो सवाल 14,000 गांव जो वन अधिकार वाले गांव हैं, उन गांव में आपने आदिवासियों को टाइटल नहीं दिया, ग्राम सभाओं को टाइटल नहीं दिया, जबकि 2019 के आपका एजेंडा का प्राइम एजेंडा था जिस पर आपने चुनाव लड़ा। आप पेशा जैसे महत्वपूर्ण कानून झारखंड में, उसके लिए आप रूल्स नहीं बना पाते जी। लागू करने की बात तो छोड़ दीजिए, रूल्स नहीं बना पाते। आप एसआईटी जो गठित है जिसमें 45,000 एकड़ जमीन आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को ट्रांसफर हुई है, और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। विक्रमादित्य प्रसाद जो जज थे, जो कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया, लेकिन आप उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करते जी। आप विस्थापन आयोग की घोषणा बार बार करते हैं, विस्थापन आयोग आप नहीं बनाते। तो कहने का मतलब कि आपका जो कोर वोट बैंक है, अगर जेएमएम का पूरा ये देखें तो सबसे बड़ा अलायंस शेयर अगर ट्राइबल्स का किसी के पास है तो जेएमएम के पास जी। और इसके साथ साथ जो मूलवासियों का बड़ा मूलवासियों के बीच बड़ा जनाधार जो है वो भी जेएमएम के पास। लेकिन आप न तो मूलवासियों को न आदिवासियों के एजेंडे पर काम करते हैं। इसके साथ साथ पूरे 5 साल में कोई नियुक्ति ऐसी नहीं रही जिसमें भ्रष्टाचार नहीं देखने को मिल रहा है जी। तो ये तो बहुत खतरनाक है। और चाहे जितनी भी हम पिछली सरकार की आलोचना करें, भ्रष्टाचार का आलम ये है कि ये रंगदारी का रूप ले लिया और सरकार उसको पैट्रोनाइज करती, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, लोग भावनाओं में बह के वोट डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री मैया योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस ढंग की योजनाओं के प्रति लोगों का जुड़ाव तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये स्टेट को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। आप 6,000 करोड़ अगर 1,000 भी आप देते हैं, जिसको आपने दिसंबर से क्लेम किया है कि 2,500 पहुंचाएंगे, तो 2,500 पहुंचाएंगे तो लगभग 15,000 करोड़ रुपया आप एक योजना पर 50 लाख महिलाओं को देंगे। ठीक है, महिलाओं के हाथ में तो कैश आ गया, लेकिन इसका असर क्या होगा कि आप जो बुनियादी सुविधा है आज ऐसे ही बदतर हालत में है कि जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पुअर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पुअर है, ग्रामीण आजीविका की स्थिति बहुत पुअर है, स्कीम्स बेहतर ढंग से लागू नहीं होते हैं। इवन पेंशन में मैया योजना को छोड़ के बाकी सारे पेंशन बंद जी। तो ये तो बहुत खतरनाक है ना कि जब ये अगर सिस्टम आपका दुरुस्त नहीं होगा तो ये 2,500 रुपया जो महिलाओं को दे रहे हैं वो महिलाएं क्या करेंगी? सरकारी स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, उसका फीस भरेंगे, प्राइवेट स्कूल में इलाज में अपना पैसा डालेंगे, तो ये तो और भी खराब हो रहा है। मेरी मान्यता ये है। तो ये जो बैलेंस होना चाहिए कि आम आदमी की जो बुनियादी जरूरतें हैं जिसकी अपेक्षा सरकार से जी। सरकारी स्कूल की बात करें
तो झारखंड में तो है ही सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी ठीक नहीं, लेकिन ये लगभग देश भर का मुद्दा है। बिल्कुल देश भर का मुद्दा है जी। और गणेश जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठ के आने चाहिए थे लेकिन वो बैकफुट पे कहीं चले गए? अब मोटे तौर पे कह ले तो अगर मैं जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, डेवलपमेंट सेक्टर का जी, उसमें झारखंड सरकार का, जैसे कि सुधीर जी ने बताया था, झारखंड सरकार का अपना कोई कार्यक्रम नहीं है। अगर यदि आप नेशनल प्रोग्राम को हटा दें तो स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ना के बराबर है। अब हाल फिलहाल में कुछ चुनाव के वक्त में कुछ घोषणाएं हुई हैं, मैया योजना है और कुछ योजनाएं हैं, वो सेंटिमेंटल रूप लिया था। बहुत सारी चीजें, आप 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदाता वोट करता है। या तो आइडियोलॉजिकल, किसी आप आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो खींचा चलाता है। दूसरा सरकमस्टेंशियल है, उस वक्त का सेंटिमेंट क्या है, क्या घटना घट रहा है, उसको देख के वोट करते हैं। और तीसरा वोटर है आपका डेवलपमेंट को देख के वोट करता है, कि विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करता है। लेकिन हाँ, हालांकि विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करने में बहुत लंबा समय लगता है। अपने तरफ वोटर्स को लाने में, पाले में लाने में काफी लंबा समय लगता है। वो उस पर हावी सेंटिमेंटल सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, आइडियोलॉजिकल हावी हो सकता है उस पर। मुद्दा सबसे बड़ा है कि अभी तक का, पिछले कई सरकार आए, लेकिन इस सरकार में देखा गया है कि काम तय समय पे नहीं होता है, या फिर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है जी। इम्पैक्ट नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, दूसरे बार आ गई, मैं भी इस पक्ष में हूं कि सरकार लंबे समय तक चलना चाहिए। आपका, हमारा विजन जो आपका देश का, राज्य का, जिले का, गांव का जो विजन है, वो 5 साल का, एक टर्म का सरकार पर निर्भर नहीं हो सकता है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए आने वाले दिनों में जी। ये सामूहिक, कम से कम कलेक्टिव एक विजन होना चाहिए। उस पर आप भी आए तो काम करें, हम भी आए तो काम करें। कम से कम एटलीस्ट कुछ नॉन निगोशिएबल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए, हमको खींच के उस ओर ले जा रहे हैं, फिर दूसरे को आए खींच के हमको दूसरी ओर ले जा रहे हैं। हम किसी एक रास्ते में बढ़ नहीं पा रहे हैं ना जी। अभी हेल्थ का स्थिति ये है कि पिछले कई वर्षों से, पिछला सरकार को भी ले लीजिए, उसको भी जोड़ सकते हैं, कि हम हेल्थ में ठीक से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए। मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुले हैं। ऑल ओवर इंडिया में सब जगह मेडिकल कॉलेज काफ़ी खुले हैं, लेकिन हम यहाँ खोल नहीं पाए। उसका नतीजा है कि आप देखिए आज के तारीख में बहुत सा PSCs बंद है जी। बहुत सा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बंद है, इसीलिए कि आपको डॉक्टर चाहिए। आपके पास फैसिलिटी है, आपने संसाधन क्रिएट कर दिया, आपके पास सब कुछ है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है। जब तक आप खुद मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनाएंगे तब तक बिल्कुल नहीं होगा जी। बहुत ऐसे आप देख लीजिए, आपका खुद का प्रोग्राम नहीं है। एक भी प्रोग्राम आप बता दीजिए झारखंड सरकार के पास हो। पिछला अभी 1 साल से का प्रोग्राम्स आए हैं, हो सकता है वो उनका इंटेंशन पर मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोग्राम पहले से चला आना चाहिए था। बिल्कुल। जो भी योजनाएं हैं, सरकार अगर अपने पहले दूसरे साल में तय कर ले, उस पर दृढ़ता से काम करे, तो ये सरकार के लिए भी अच्छा होता है और ये जनता के लिए भी अच्छा होता है। सुधीर जी से मेरा एक सवाल होगा, 24 साल के झारखंड होने के बाद भी आज हम बैठे हैं तो समस्याओं पर ही बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि 24 साल में भी अपेक्षाकृत यहाँ का विकास नहीं हो पाया, जबकि पिछले 10 वर्षों से यहाँ स्थिर सरकार। राजनीतिक अस्थिरता को भी बहुत हम दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि 15 साल 14 साल के बाद यहाँ स्थिर सरकारें 2 टर्म से हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हम आज भी समस्याएं गिनानी पड़ रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के बारे एक मिथ है लोगों को जी। और जब भी झारखंड के विकास की बात करें तो विकास के इर्द गिर्द आपको यहाँ के खनिज संपदा जो है उसको लेके ही हम पूरी विकास की रणनीति बनाते हैं, पूरी विकास की स्ट्रेटजी बनाते हैं।
और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फॉलोआउट है जी। क्योंकि हाल के दिनों में पिछले 10 सालों में अगर आप इंडस्ट्री को देखें तो उसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया, माइनिंग को देखें तो उसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया। जब कोयलवरी यहाँ शुरू हो रहा था तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि वो सब कुछ मैनुअल था। लेकिन आज के दिनों में जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री मैकेनाइज्ड होता चला जा रहा है और आपकी विकास की रणनीति के केंद्र में माइंस ही है, आपकी विकास की रणनीति के केंद्र में इंडस्ट्री ही है, तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो क्या हो रहा है कि मैनुअल वर्क से बाहर आ रहा है और आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस ढंग से तैयार नहीं किया कि वो बाजार के लिए तैयार हो सके, इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सके। तो गैप कहाँ पर हो रहा है कि आपके रिसोर्सेज का दोहन तो हो रहा है, उसकी प्रॉफिट जो है वो XYZ कंपनियों को जा रही है, लेकिन यहाँ के विकास में जो उसका स्टेक होना चाहिए। जब हम विकास कहते हैं तो खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कितने लोगों को रोजगार आपने दिया, स्वास्थ्य के इंडिकेटर में हम कितना बेहतर कर पाए और कंपनियों ने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कंपनियों ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो अगर आप पूरे इंडस्ट्री को स्वरूप देखिएगा तो इंडस्ट्री केवल यहाँ के संसाधनों का दोहन करती है और प्रॉफिट उनको जाता है। यहाँ लोगों को नहीं मिलता है इसका बेनिफिट, ना तो रोजगार के तौर पर बेनिफिट मिलता है और इवन जो GST में पैसा मिलना चाहिए, इवन जो इनकम टैक्स का शेयर जो मिलना चाहिए, इवन जो प्रॉपर्टी टैक्स का शेयर मिलना चाहिए, इसलिए नहीं मिल पाता है कि सारे के सारे लोगों के रजिस्टर्ड ऑफिस रांची से बाहर, झारखंड से बाहर है। तो इसका मतलब कि उनका टैक्स का कैलकुलेशन जो है वो झारखंड में नहीं होना। तो आप यहाँ से संसाधन उठाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं और उसका वापस यहाँ नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल आप गोड्डा का अडानी पावर को देखें जी। आपकी जमीन, आपका पानी, आपका गांव, आपका क्षेत्र, बिजली बांग्लादेश जी, और वो भी इनकम टैक्स फ्री बांग्लादेश। तो इससे झारखंड को क्या मिला? मान लीजिए आपने 12-14 गांव जो है विस्थापित किए, वहां की खेती की जमीन गई, लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और बिजली भी नहीं मिल रही, बिजली भी किसी दूसरे देश को मिल रही। तो ये जो पूरा का पूरा, लेकिन चूंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में सारी सरकारों की रुचि इसलिए होती है कि बड़ा प्रोजेक्ट्स मीन्स बड़ी काली कमाई। तो हमारी दिक्कत यहाँ पर है, आप इस चीज को भूल जाते हैं कि तमाम माइंस के बड़े स्रोत होने के बाद भी 70+% पॉपुलेशन जो है जंगल और खेत पर ही निर्भर। आपने जिसको कहा जाए कि खेती में कैसे उत्पादकता बढ़े, इस पर आपकी कोई विशेष काम नहीं है। आप जंगलों के जो MFPs हैं उसके आधारित इंडस्ट्री क्या हो सकती है जो लोगों को रोजगार दे सके, लोगों को जोड़ सके। डिपेंडेंसी उनकी है और आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 4 महीने जो 14,000 गांव जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट विलेजेस हैं उनकी आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत लगभग 40% वो आज भी जंगल पर ही। तो अगर 40% आजीविका का स्रोत 14,000 गांव के लोगों का जंगल है और सरकार की नीति में वो जंगल नहीं है कि जहां कम्युनिटीज को आप जोड़ पाए। सरकार की नीति में खेती नहीं। अब खेती की सबसे बड़ी समस्या है कि किसान खेत तो तैयार कर लेगा, पानी नहीं ला पाता जी। इनपुट जो चाहिए वो इनपुट नहीं ला पाता है, कैश नहीं। और आपके लिए वो एजेंडा में नहीं है। आपका एजेंडा हमेशा, इसलिए आप देखिए कि यहाँ इंडस्ट्री समिट होती है, माइन समिट होती है, लेकिन किसानों का समिट किसी सरकार ने नहीं किया होगा। किसी सरकार ने ये नहीं कहा होगा कि हम किसानों के लिए और एक फैशन की लोन हम माफ कर दे रहे हैं। यही एकमात्र फैशन जो है आज की तारीख में बना हुआ। ये हमारे पॉलिसी जिसको कहा जाए कि पैरालाइज्ड पॉलिसी है, नीतिगत फेलियर हमारी है कि हम इस लाइन लेंथ में नहीं सोच पाते। कोडरमा विधानसभा सीट का अपडेट आया है। छठे राउंड के बाद राजद प्रत्याशी सुभाष यादव 20,789 मत लाकर आगे चल रहे हैं। हालांकि ये मार्जिन बहुत कम है, 521 वोट से ही आगे चल रहे हैं। बीजेपी की डॉक्टर नीरा यादव 521 वोट से पीछे हैं। सिल्ली से सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। गणेश रेड्डी जी क्या कहेंगे? काफी हॉट सीट है, प्रतिष्ठित सीट है। देखिए, जहाँ हमको लगता है कि पॉलिटिकली तो मेरे को उतना मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि
चेहरे काफी पुराने हो जाते हैं जी तो लोग वो कितना भी बड़ा चेहरा हो जी बार बार वो उस चेहरे को थोड़ा सा लोगों में संकोच होता है उस चेहरा को लेके। हाँ, चेंज होना चाहिए और लोग चेंज चाहते भी हैं। बहुत ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखेंगे जी कि बहुत सा एंटी इनकम्बेंसी है। एक तो पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होगा, या तो आपका कैंडिडेट का एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर नैरेटिव्स काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसको कहाँ क्या सेट कर रहे हैं जी। वहां पर जयराम महतो जी का भी पार्टी खड़ा हुआ है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। उन्होंने रांची विधान लोकसभा चुनाव में भी काफी आप कोई उम्मीद नहीं किया था कि इतना वोट लाएगा, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। और वहाँ एक युवा है, वहाँ के जो अमित महतो हैं, कौन आगे चल रहे हैं, अमित महतो, हाँ। वो एक युवा हैं और उनका बीच में एक बार जेल जाना भी हुआ तो उसका हो सकता है सिंपैथी भी मिला होगा। काफी ऊर्जावान है, वो भी फैक्टर हो सकता है। सुधीर जी, जमशेदपुर पोटका से मीरा मुंडा ने जबरदस्त लीड ली है, 20,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। और एक और भी चौंकाने वाला जो बात है वो है कि नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से पीछे हैं जी, जबकि उनका रिकॉर्ड है चुनाव हारे नहीं है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस पर? मीरा मुंडा पर पहले हम बता दें कि जब मीरा मुंडा जी का नाम अनाउंस हुआ था तो पोटका में जबरदस्त विरोध हुआ था जी। और विरोध का कारण ये था कि पूरे 81 सीट में एकमात्र सीट जी, ट्राइबल जो रिजर्व सीट है, वो सीट मूलतः भूमिज जो ट्राइब है उनके लिए ये सीट एक ढंग से रिजर्व हो गया है ना। और 1977 से लेके आज तक जो भी प्रत्याशी हुए पक्ष विपक्ष में वो भूमिज समुदाय के ही हुए। ये पहली बार हुआ कि वहां से भूमिज की जगह किसी मुंडा को टिकट दिया गया। तो वहां जो जबरदस्त विरोध हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि अगर एक बार किसी दूसरे समुदाय के लोगों की हमने एंट्री दी तो फिर एकमात्र जो सीट भूमिज का है वो लगभग चला जाए, है ना। और मनिका में भी यही है, एकमात्र सीट मनिका है जहाँ खेरवार के लिए वो एक ढंग से रिजर्व है। तो लेकिन चूंकि अर्जुन मुंडा एक सधे राजनीतिज्ञ हैं और मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा और बाकी बड़े नेताओं ने मिलके, और इसमें मेनका सरदार जी की बड़ी भूमिका रही जो ग्राउंड पर लोगों को समझा पाने में सफल रही। और मोटे तौर पर 15-20 दिन पहले से ये समझ में आ रहा था कि वो जो सवाल एक उठ रहा था वो सवाल कहीं दब गया है जी। और मीरा मुंडा कंटेस्ट में है जी। नीलकंठ सिंह मुंडा के बारे में क्या कहें? नीलकंठ सिंह तोरपा कहाँ चूक रहे हैं? देखिए, ये दोनों माने 2019 में अगर आप देखें तो 2 ट्राइबल सीट जो बीजेपी के पास थी वो तोरपा और खूंटी ही थी जी, है ना, और यही 2 सीट थी। लेकिन इस बार चुनाव के पहले से ये समझ में आ रहा था कि नीलकंठ सिंह मुंडा शायद उतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे, है ना। हालांकि अभी भी समय बचा हुआ है, लेकिन तोरपा इनके लिए ठीक ठाक सीट है, जहां से पहले भी जेएमएम को बढ़त मिलते रही है। लेकिन खूंटी में स्थिति ठीक नहीं दिखी। एक सवाल आपसे और लेंगे, उसके बाद हम लोग पूनम जी के पास चलेंगे। अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें आरजेडी 6 सीट में 5 सीट पर आगे चल रही है। 6 सीट पर उम्मीदवार जी दिया 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल। जबकि पिछली बार 1 सीट उनके खाते में थी। क्या कहेंगे? तो ये देखिए 6 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है और मैं बता दूं आपको कि 1 सीट पर सत्यानंद भोक्ता जी की बहू चुनाव लड़ रही हैं और काफ़ी दमदार ढंग से चुनाव लड़ रही। लेकिन मूलतः 4 सीट ऐसी हैं जहां चुनाव के दौरान, चुनाव कैंपेन के दौरान ये दिख रहा था कि आरजेडी जो है रेस में आगे है। अगर आप हुसैनाबाद की बात कीजिए, कोडरमा की बात कीजिए, गोड्डा की बात कीजिए, देवघर की बात कीजिए, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां एज दिख रहा है जी। तो ये जो रुझान आ रहे हैं बिल्कुल ये इसी दिशा के रुझान हैं। चूंकि फील्ड में भी ये दिख रहा था कि आरजेडी बहुत दमदार ढंग से यहाँ चुनाव लड़ रहा है और संभव है कि पिछले 2019 की तुलना में आरजेडी थोड़ा बेहतर करे। पूनम जी। जी, इधर चंदन क्यारी से भी खबर आ रही है।
चंदन कियारी से सबकी नजरें अमर कुमार बावरी पर टिकी थी। छठे राउंड के बाद की जो खबर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा 32,937 वोट उसको मिले हैं। दूसरे नंबर पर है JLKM जयराम की 31,440 और भाजपा को मिले हैं मात्र अभी तक 18,974। बिल्कुल। ये कैसा लग रहा है आपको? आगे चल के भी नेता क्या प्रतिपक्ष हैं चंदन, देखिए दो चीजें हो रही है। एक तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो इनर डायनामिक्स है ना, चूंकि पॉलिटिक्स कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसमें ग्रे एरिया काफी होता है बहुत, और कई बार उस ग्रे एरिया को लोग जो है नहीं समझ पाते। तो ये बीजेपी के भीतर से ये बात चर्चा उभारी गई जानबूझकर ही कि सीएम चेहरा जो है इस बार एक दलित होंगे और अमर बावरी होंगे। हाँ, जबकि सबको पता है कि बीजेपी के लिए ट्राइबल इलाकों में अपनी पैठ बनाना, वो ये रिस्क लेगा ही नहीं, क्योंकि रघुवर दास जी के बाद वो अदर देन ट्राइबल सोच भी नहीं सकता है, लेकिन जानबूझ के ये चीजें उठाई गई। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो है उमाकांत रजक का अगर पिछला भी देखें तो मुझे लग रहा है कि 5,000 से भी कम वोट से वो हारे थे। वो कंटेस्ट था। और JLKM के प्रत्याशी का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन वो बहुत मजबूत कंटेंडर है, और इसलिए आपको जो दूसरे नंबर पर दिख रहा होगा JLKM का, वो खुद बड़ा जनाधार वाला नेता है। और JMM के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, वो लगातार वहाँ कैंपेन कर रहे थे और उन्होंने अपने ये में बताया था कि चंदन कियारी में हम बेहतर करेंगे। कई जगहों पर सुधीर जी, कई जगहों पर JLKM ने चुनावी समीकरण को बिगाड़ा है जी। अभी तो मतलब जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें क्या रोल में इस चुनाव में जयराम महतो फैक्टर हो सकता है? देखिए, जयराम महतो जी के बारे में थोड़ी देर पहले मैं किसी को बता रहा था। जयराम महतो के साथ युवा और महिलाओं का जबरदस्त जिसको कहा जाए रुझान उनकी मीटिंग में, जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि जयराम महतो ने, अगर जो मुद्दों की बात कर रही थी पूनम जी, अगर किसी ने मुद्दे की बात की है तो वही किया जी। खतियान आधारित नौकरी की बात वही कर रहा था जी। 32 का खतियान लागू करने की बात वही कर रहा है। वो 60-40 नहीं चलेगा, ये उसी का कैंपेन है, और जिसको उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार अभियान में भी जो है इस्तेमाल किया। तो जयराम जी की पार्टी की दिक्कत ये है कि उनके साथ युवा है, युवा जोश है, उत्साह है, और लोगों का उनके प्रति समर्थन भी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन दिक्कत है कि इस उत्साह को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना और वोट में कन्वर्ट कराना, तो इसके लिए जो माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, तो जयराम की पार्टी की शुरू से देखी जा रही है कि माइक्रो मैनेजमेंट उनका कमजोर है। और नतीजा ये है कि वोट परसेंटेज तो उनको बेहतर आ जाएगा, लेकिन सीटें जो है शायद बहुत कम निकले, और इसका ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो मुझे लग रहा है कि चूंकि उनका जो पूरा कोर कंस्टिट्यूएंसी है वो कुर्मियों के बीच है, जिसकी संख्या 16% से ज़्यादा के आसपास है, तो ये आजसू को मेरे विचार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो आजसू वाले बेल्ट में ही ये नया उभार उनका है। तो JLKM के बारे हम लोगों की धारणा है कि ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा। सीटें कितनी मिलेगी यह शायद तुरंत में एक इसी पे मैं जोड़ना चाहूँगा जी गणेश जी। जयराम महतो का पार्टी आप तरफ से एक तो नई पार्टी है, नया उनका पंजीकरण हुआ है, बहुत ऐसे चुनावी दांव पेच है, उनको सीखने को अभी आगे चल के उनको करना पड़ेगा जी। लेकिन एक तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जयराम महतो एक फोर्स होंगे, उन पर आगे नजर रखने की बात है जी। आगे चल के वो काफी स्ट्रांग होंगे, काफी कुछ सीखेंगे, इससे काफी गलतियां भी हुई होंगी उन लोग से चुनावी स्ट्रेटेजी को लेके, इन सबों से निकल के उभार के आएंगे तो आगे वो अच्छा करेंगे। मेरा उम्मीद ये है कि वो आगे उन पर बड़े दलों की भी नजर होगी कि कौन उनको आगे इस्तेमाल करे। उस शुरुआती दौर पे आप कुछ भी क्लेम करते हैं तो इतना आसानी से लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, करके दिखाना पड़ता है जी। वही आप कुछ करके दिखा देते हैं तो लोग आपके पाले में आते हैं, आपको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। और यहाँ अदर्स में 5 सीटें दिख रही हैं, मुझे लगता है कि वो लीड शायद JLKM का ही चल रहा होगा। बिल्कुल।
और गणेश जी से है कि अभी हम लोगों ने बात की अमर कुमार बावरी की, एक तरफ इधर जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन भी पीछे चल रही हैं जी। कुछ बताइए उनके पीछे रहने का क्या कारण है? देखिए अभी तो वहाँ तो काफ़ी वो मजबूत हैं, पिछले बार भी वो जीती थी। हमको लगता है कि आगे चल के अभी बहुत ऐसे सीटें हैं वो सेटल करेगा। बहुत ऐसे सीटें, आप जमशेदपुर पश्चिमी एक ऐसा सीट है, पता चलता है कि आप 15,000 20,000 से लीड कर रहे हैं जी कोई कैंडिडेट जी। अचानक क्या होता है कि कुछ ऐसे इलाके हैं वहां के बाद में पता चलता है कि आप 10,000 वोट से पीछे चल रहे हैं जी। 30,000 वोट अचानक हो जाता है। अपने अपने बेल्ट में सब अपने आगे अपने हो बेल्ट में डिपेंड करता है कि किस इलाके का वोट खुला है, किस बूथ पर काउंटिंग चल रहा है, ये सारा कुछ वैसे जमशेदपुर पश्चिमी से अभी सरयू राय आगे चल रहे हैं। हाँ। बन्ना गुप्ता पीछे हैं। पूनम जी जी। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हमें बताते हैं, जैसे अभी हम ताजा रुझानों को देखें तो अभी भाजपा की अपेक्षा जेएमएम 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 27 पर है, आईएनसी 13 पर है। अगर हम गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए है 28 पर और इंडिया गठबंधन है 49। कितना हुआ? 49। 50 का आंकड़ा छूने पर है। इन आंकड़ों के ऊपर में सुधीर जी देखिए, जो हम लोग शुरू से ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि रुझान तो इंडिया अलायंस के पक्ष में है। ये मैंने फील्ड में भी देखने, जमीन पर भी ये देखने को मिल रहा है। ये केवल आंकड़ों की बात नहीं। बड़ी चर्चा थी एनडीए की प्राइवेट मीडिया में। देखिए, मीडिया तो कई फैक्टर्स काम करते हैं, किसको आगे दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है जी। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पल्स जी। तो जमीन पर यह दिख रहा था कि इंडिया अलायंस ज़्यादा मजबूत है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एनडीए को नहीं समझ में आती, एनडीए को भी समझ में आ रही थी जी। कि पल्स ये बता रहा है कि ये ज़्यादा मजबूत है। और इसलिए आप मजबूत होने के कई कारण हैं कि अगर आप ज़मीन की मिजाज को नहीं समझते हैं और चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपके साथ ये दिक्कत होनी। तो मसलन मुझे लगता है कि एक रणनीतिक भूल रही बीजेपी के लिए कि उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाया। एक ऐसे मुद्दा को आप उठा रहे हैं जिसमें पार्लियामेंट में आपके गृह मंत्री कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला जो है झारखंड में नहीं है। ये पार्लियामेंट का विषय है। हाई कोर्ट के एफिडेविट में केंद्र सरकार कहती है कि ये पता नहीं है जी। एफिडेविट करके डीसीज बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का हमारे यहाँ केसेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जबरन जी। ठीक है, ये हर लोग जानता है कि संताल परगना के जो 2-3 जिले हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात। लेकिन अब देखिए कि रांची और बाकी जगह सारे स्टार प्रचारक इनका बांग्लादेश घुसपैठ का इशू उठाते हैं जी। लेकिन वहां से टिकट भी नहीं दिए। अब आप देखिए राजमहल में जी। आपके पास जो है अनंत ओझा है और उसके खिलाफ जो है एमटी राजा है जो मुस्लिम समुदाय से। जी। पाकुड़ में आपने आसू को टिकट दिया और ये कहा जा रहा है फील्ड में जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैंपेन का हिस्सा ही नहीं है बांग्लादेश घुसपैठ। वहां फील्ड पर आप नहीं चिल्ला रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ, आप रांची में चिल्ला रहे हैं, बाकी जगहों पर चिल्ला रहे हैं जी। और दूसरा कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए ये इतना मसला है ही नहीं। तो उनको लग रहा है कि जैसे कहावत है ना कि हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत, ये बिल्कुल उसी ढंग से लड़े। अब इनको अगर ये हेमंत सरकार की कमियों को लेके जाते, गवर्नेंस के सवाल को लेके जाते, शिक्षा के सवाल को लेके जाते, नौकरी का सवाल इतना बढ़िया जो था जिसको लेके जेकेएलएम ने पूरा एक माहौल तैयार किया। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी को जेल गेम के मुद्दे को और शार्पली आगे ले जाना था जो कहीं चुकी और इसीलिए ये एक्सेप्टेबिलिटी उनकी कम, मतलब उनको फायदा होते होते जी रह गया। अभी एक सीट पर ज्यादा रुझान आ रहे हैं बीजेपी के लिए। अब 27 सीट पर आगे है, जेएमएम एक सीट कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको लगता है कि बीजेपी ने बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया है कैंडिडेट सिलेक्शन पर। भी हमको लगता है कि वो अलग तरीके से कर सकते थे। बहुत जगह कैंडिडेट के इंकम्बेंसी के बावजूद भी
उनको टिकट दिया गया। प्लस वो बीजेपी डर डर के चुनाव लगता लड़ रही है, थोड़ा लग रहा था बाहर से तो आक्रामक दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डर डर के इलेक्शन में है। इसी का नतीजा है कि जो भी हेवी वेट से उनको भेजा गया, उनको विश्वास था कि हम कमजोर हैं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम कमजोर हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि लोकल लीडरशिप आपके पास बीजेपी के पास नहीं है। आज के तारीख में आप देखें, मास लीडर की बात कर ले, गुरु जी के बाद में शायद ही कोई मास लीडर हमको लगता है कि रहा है, गुरु जी के बाद नहीं देखें। लेकिन इस बार जो देखा गया है कि जो अपील होता है, किसी लीडर का अपील एक माने होता है कि उसको कितने लोग सुनने आ रहे हैं। तो कल्पना सोरेन जी का भी काफ़ी एक बार हमने देखा है कि कई लोगों से चर्चा में भी सुना है, और वो कहीं ना कहीं भीड़ खींचने में सफल रही है जी। और महिला के रूप में वो महिला को अपने साथ जोड़ने में काफ़ी कारगर रही है। बीजेपी का आप लीजिए, बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा महिला लीडर नहीं हुआ, या तो नेशनल लेवल पे यहाँ आया, ना यहाँ से भी आउटरीच कर पाया वोटरों तक। एक बहुत बड़ा कारण है, महिलाओं का वोट उनको मिला। एक तो मैया योजना, प्लस एज ए वुमेन वो आउटरीच की जी, उन्होंने एक मैसेज दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज, काफी एक तरफ से मैया सम्मान योजना और बिजली बिल की माफी। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो योजनाएं लागू हुई उसका असर ये दिखाई पड़ रहा है या कुछ और है सुधीर जी? मुझे लगता है कि चूंकि कई बार होता क्या है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया, अब मुझे लगता है कि वो वोट कहीं उधर तो कन्वर्ट नहीं हो रहा था ये योजनाएं ये योजनाओं की तरफ। तो ये मुझे लग रहा है कि कई बार जो मसला होता है ना कि मीडिया एक माहौल बनाती है जी। तो फर्स्ट जैसे कहा जा रहा है कि यूएसपी जो है मैया योजना है, यूएसपी जो है बिजली माफी है, यूएसपी जो है वो अब आवास योजना है ना। और पहले चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले 12 तारीख को मैया योजना का पैसा भी चला गया अकाउंट में गया, महिलाओं के अकाउंट में। तो हम ये नहीं कह रहे कि इसका असर नहीं हो रहा होगा, असर बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन किसी एक वजह से किसी पार्टी को ऐसा मिलना ऐसा नहीं है, बल्कि ये नैरेटिव जो गढ़ा गया बीजेपी के खिलाफ और उस नैरेटिव को काट पाने में बीजेपी असफल। लेकिन नैरेटिव तो बीजेपी की ओर से भी सेट किया गया है। नहीं सेट किया गया, मैं क्या कर वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट किया वो नैरेटिव कहीं जमीन पर था ही नहीं। लेकिन इन्होंने जो नैरेटिव सेट किया उसके एविडेंसेस दिख रहे थे ना जी। उसके एविडेंस लोगों के पास थे कि भाई आप नीतियां ऐसी बना रहे हैं जो हमारे खिलाफ जाता है जी। और कहीं ना कहीं ये चीज भी था कि जेएमएम के तरफ से लग रहा था कि यहाँ लोकल जो फोर्स है वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब बीजेपी की तरफ से लग रहा था कि मतलब इतना हाई प्रोफाइल लोग बाहर से आ जा रहे हैं, उनका पूरा आकर्षण उन्हीं की ओर है, वो लग रहा है कि वो फोर्स लग रहा है। वो भी एक बड़ा एक तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ होगा। स्ट्रेटेजिकली हो सकता है, आप स्ट्रेटेजिकली करिए, लेकिन आप विजिबल होइएगा ज्यादा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लीजिए, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा और इनका दोनों का मतलब एक तरफ से आप नाम ले ही सकते हैं कि विजिबिलिटी तो है जी, जी, जी। तो एक तरफ से लगा कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे राज्यों से जब आपके चुनाव प्रचारक आते हैं तो वो आपकी समस्याएं नहीं समझ पाते हैं या आपसे जो बोलना चाहते हैं तो उनकी भाषा कुछ अलग होती है, वो अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और उनका जो एक्सप्रेशन है वो ग्राउंड रूट तक, ग्रास रूट तक, लोगों तक वो पकड़ में नहीं पाते लोग कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर क्षेत्र की एक अलग भाषा का एक्सप्रेशन है अलग। अगर जो मेरा एक्सप्रेशन है मैं अलग दूसरी जगह जाकर बोलूं तो वो अलग तरीके से उसको रिसीव करेंगे। और कोई अगर बाहर के राज्य से आए, झारखंड के बाहर से आए, तो उनका जो एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ के लोकल लोगों के तरीके से नहीं होगा। तो हो सकता है ये भी फैक्टर थोड़ा बहुत तो काम किया ही। बिल्कुल एकदम काम किया। आपको याद होगा तमाड़ का चुनाव आप याद कीजिए, शिबू सोरेन जैसे स्टॉलवर्ड्स को तमाड़ में हार का सामना एक एकदम नौसिखिया, उस समय तो गोपाल सिंह पातर या राजा पीटर एकदम नौसिखिया अभी पीछे चल राजनेता थे, है ना जी, उनसे चुनाव हार जाते हैं जी। तो ये आपको समझना होगा कि ये जो बात अभी गणेश जी कह रहे थे कि पैन झारखंड
कोई नेता है क्या? तो मुझे लगता है कि पैन झारखंड तो कोई भी नहीं। जी, गुरुजी को भी लोगों ने यही बताया कि आप तो झारखंड में कहीं से खड़ा होंगे तो आप जीत जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने तो ट्राई भी किया। इतने माइक्रो लेवल पर कि मुंडा दिसुम में जी, संताल नेता बर्दाश्त नहीं। जी, ठीक है, सरदारों के इलाका में मुंडा बर्दाश्त नहीं, खेरवार के इलाका में उरांव बर्दाश्त। जब इस लेवल पर चुनाव हो रहा हो तो असम से आके जब आप बोलते हैं जी, तो लोग आपकी बात से शायद सहमत नहीं हो पाते। और एक चीज़ है कि ये देखिए, झारखंड मोटे तौर पे कम्युनिटी डोमिनेंट रहा है, ऐसा नहीं है कॉस्मोपॉलिटन है या मिक्स वाला पॉपुलेशन नहीं है। जी, हर जगह का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना महत्व है। और कभी भी झारखंड में आप कोई भी पार्टी को आज तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। रघुवर सरकार को भी नहीं मिला था, उन्होंने गठबंधन को लाके कर लिया था। और ये इतिहास रहा है, जितना भी ट्राइबल स्टेट है अक्रॉस द कंट्री वहाँ फैक्चर्ड मैंडेट मिलता ही है। शायद ही कोई ऐसा अब स्टेट है, हम नॉर्थ ईस्ट में मेरा काफ़ी आना जाना होता है, नॉर्थ ईस्ट से भी हम काफ़ी परिचय हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में भी ले लीजिए, मेघालय का बात कर लें, आप नागालैंड की बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, एक पार्टी को कोई मैंडेट नहीं मिला है, सबको फैक्चर्ड मैंडेट ही मिला है। उनका अपना खुद का कल्चर, ट्रेडिशन, क्लोथ, सबका अपना अपना है। जी, वो चीज़ बहुत काम करता है। जी, कल्चर, ट्रेडिशन, क्लोथ, फूड, बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कम्युनिटी के साथ एंगेज हो रहे हैं, आपको कमोडिटी के साथ एंगेज नहीं हो रहे हैं कि आपको कोई ब्रांड बेचना, बता दें कि ये भाई ले लीजिए फ़ोन, बढ़िया अच्छा ये बिक जाएगा। आप समुदाय के साथ संबंध बना रहे हैं, वो समुदाय आपको जज करता है, उसका अपना सोचने का तरीका है। कम्युनिकेशन इज नॉट दैट कि आपने क्या कहा, कम्युनिकेशन वो है कि हमने आपसे क्या रिसीव किया। जी, आप आके कुछ भी बोल दें, वो मतलब ये है कि हम क्या ग्रहण किया आपसे, वो आप किस कंटेक्स्ट में ग्रहण किया, एक वो काफी मायने रखता है। जी। और अभी रुझानों में बीजेपी के एक सीट और बढ़े हैं, हालांकि आजसू के एक सीट कम हो गए हैं, काफी देर से और जेएमएम के एक सीट कम हुए हैं। तो लेकिन समय 12 बजने को है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एनडीए के लिए थोड़ा चिंता का विषय होगा ये। अगर ये ग्राफ्स चेंज नहीं होते हैं तेजी से जी, तो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। क्या सुधीर जी? बिल्कुल। ये देखिए, एनडीए की दिक्कत जो रुझानों से दिख रही है कि अगर बीजेपी थोड़ा अच्छा भी करे जी, तो पार्टनर्स या सहयोगी में अगर आप देखें तो 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो सिर्फ एक पर आगे है ना। और 2 सीटों पर जेडीयू लड़ रही है और 1 सीट पर एलजेपी लड़ रही है। जी। तो बीजेपी की मुसीबत वहां होनी है कि अगर ये थोड़ा बेहतर कर भी लेते हैं तो सहयोगियों का साथ अगर नहीं मिलता है तो इनके लिए मैजिक आंकड़ा तक पहुंचना, सहयोगियों के साथ साथ में वो सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगा। मतलब काफी एक तरफ से कहें कि फैक्चर्ड मैंडेट है तो कई लोगों को साथ में। और मुझे लगता है कि काउंटिंग का आधा वक्त गुजर गया है, लगभग आधा वक्त बचा है, कुछ चमत्कार हो जाए जी। और जदयू चमत्कार दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। जी, बिल्कुल। और जदयू की दोनों सीटों पर अभी वैसी कोई ठोस खबर एनडीए गठबंधन के लिए नहीं मिली है। हाँ, एलजेपी के जनार्दन पासवान हालांकि आगे चल रहे हैं। अच्छा, छतरा से अगर वो एक सीट जीत जाएंगे तो 100% का स्ट्राइक रेट होगा। जी जी बिल्कुल जी। और आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आगे के जो चुनाव होंगे, अभी के तो हो गए, इसमें जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं जी, उनकी भूमिका कैसी हो और वो कैसे मुद्दे लेकर आए? देखिए, इंडिपेंडेंट जो है निश्चित तौर पर उनकी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट जैसी कुछ है नहीं, और ज़्यादातर मसलों में ये देखा गया है कि वो सरकार जो पार्टी बनाने की स्थिति में रहती है उनके तरफ ही झुकाव उनका होता है। तो ये तो देखने में आ रहा है। तो यहाँ भी जो छोटी जो पार्टियाँ, अगर हम कहें एलजेकेएम को अगर हम ले लें, जयराम जी की पार्टी को देखें
तो जो इशारा भी उनका है तो उनके लिए ज़्यादा मुफीद जो है एनडीए ही लगता है, क्योंकि वो पूरा कैंपेन भी उनका इंडिया अलायंस के खिलाफ ही था। माने जब आप स्थानीय स्तर पर बात करते हैं तो इंडिया अलायंस के खिलाफ ही आप जाते हैं। जी, मॉरली अगर बात करें कि ये जो इंडिपेंडेंस हैं जो इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, कैंपेनिंग करते हैं उसी सरकार के खिलाफ जिसके बाद में जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पब्लिक कैसे उनको टाइट करे आगे के लिए? देखिए ना, अभी तो इंडिपेंडेंट तो एक बात हो गई, इवन तो अभी तो जो नया ट्रेंड चला है जी कि पूरा का पूरा विधायक ही सेल पर आ जाता है ना। मैंने 3-4 चुनावों को अगर आप याद करें तो विधायक ही सेल पर जी। तो ये खासकर छोटी पार्टियां, मान लीजिए हम आरजेडी की बात करें या ऐसी जो 2-4 सीट लेके आए, तो ऐसे लोगों को जो सत्ता पक्ष में जो आती हैं जी, तो उनकी कोशिश रहती है कि वो आ जाए। और दल बदल कानून होने के बाद भी स्थिति ये है कि 5 साल तक स्पीकर महोदय के न्यायालय में कोई न्याय नहीं मिलता है, जिनकी चूंकि सरकार के ही स्पीकर भी उसी पार्टी के होते हैं, दल बदल कानून का भी कोई मतलब नहीं रह जाता जी। अभी एक और अपडेट आया है जी, घाटशिला सीट से भाजपा के बाबू लाल सोरेन आगे चल रहे हैं 915 वोट से। चंपई सोरेन के पुत्र हैं जी जी। और खिजड़ी का भी अपडेट प्राप्त हुआ है, राजेश कच्छप कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। शिकारीपाड़ा का भी है, शिकारीपाड़ा में चौथे राउंड के बाद जेएमएम आगे है 9,998 मतों से, लगभग 10,000 जी। आलोक बड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि जो 10,000 के आसपास से वोट लीड कर रहे हैं, थोड़ा सेफ साइड है। हाँ, सेफ साइड में, हाँ सेफ साइड में, सेफ साइड है। जेएमएम तो देखिए संताल में बहुत ही स्ट्रांग है जी, और अभी उनके पास अलायंस के पास अगर आप देखेंगे तो 12 सीटें हैं जी, है ना। तो और 2024 में 14 सीटें हैं अलायंस के पास, है ना। तो अभी इसकी बात हम करें 2024 में भी बहुत कमजोर इंडिया अलायंस वहाँ नहीं, ये बल्कि एनडीए की जो 4 सीटें हैं संभव है कि वो 5 हो जाए जी जी, एक आध एज मिल जाए, उससे ज्यादा संताल परगना में दिख नहीं रहा है कि बीजेपी को कोई। और कहा जाता है कि सत्ता का द्वार संथाल से ही खुलता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस बार भी सत्ता का द्वार वहीं से खुलने जा रहा है। एक ही अच्छी बात है कि कोल्हान जहां ये 0 पर थे, कोल्हान में थोड़ा इनको एज मिल रहा है। चंपई फैक्टर का कुछ असर है ना, जैसे चंपई सोरेन आगे दिख रहे हैं, घाटशिला से उनके पुत्र आगे दिख रहे हैं, मीरा मुंडा आगे दिख रही हैं, रघुवर दास जी की बहू आगे दिख रही हैं, तो ये सरजुराय आगे दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा उनके लिए राहत है कि कोल्हान में उनकी कुछ सीटें बढ़ जाएंगी जी। और गांडे से खबर है कि 5वां राउंड हो चुका है और भाजपा की मुनिया देवी जी 3,621 वोटों से आगे हैं कल्पना सोरेन से। कल्पना आगे चल रही थी शुरुआती दौर में जी। मुनिया देवी बहुत जनाधार वाली नेता है, 2 बार वो जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं जी। और जो लोग जिला परिषद के चुनाव को जानते हैं और खासकर अध्यक्ष बनने के लिए जो चुनाव होता है वो बहुत छोटा चुनाव नहीं, बहुत छोटा चुनाव वो नहीं है। तो अगर कोई प्रत्याशी 2 बार अध्यक्ष बना हो, है ना, और चूंकि बीजेपी के साथ वो हैं जी, तो निश्चित तौर पर एक मजबूत कंटेंडर है। मुखिया या जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो लोगों से जुड़ा हुआ लोग, हाँ एकदम जमीन ग्राउंड से जुड़ा हुआ चुनाव है जी। और इसके साथ ही हमारा ये समय परिचर्चा का, इस राउंड का परिचर्चा का ये समय समाप्त होता है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए श्री गणेश रेड्डी जी, निदेशक सृजन फाउंडेशन, और श्री सुधीर पाल जी, निदेशक मंथन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम सीधे ले चलते हैं अब विशेष चुनाव बुलेटिन के लिए।